हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो ग्रीस में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, ग्रीक अंडर ऑटोमन एम्पायर। तो पहले क्या था कि जो ग्रीक था या फिर ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। फिर वहाँ पे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म स्पार्क द स्ट्रगल। तो पहले क्या था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो था वो ग्रीस था। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक नेशनलिज्म की भावना, जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आई तो वहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। और इनको जो ग्रीस था उसको गॉट सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियंस। तो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, जैसे कि वेस्टर्न यूरोपियन नेशन हो गए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इससे भी ग्रीस को सपोर्ट मिला ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस। तो पोएट्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे ग्रीस को। फाइनली विद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो शॉर्ट में अगर आप लोगों को बताएं तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक आज़ाद देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1830s इज कॉल्ड द ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। तो 1830s को ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है 1830s को कि भाई ये ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहे थे? तो देखिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूरोप की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीपल। तो लोग जो हैं वो काफ़ी बेरोज़गार थे। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग बेरोज़गार हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन फेस्ड कंपटीशन। तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे ना, उनको शहरों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन, छोटे शहरों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। राइज इन फूड प्राइजेस लेड टू पॉवर्टी। और जो है रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, इससे भी क्या हो गया था, वहाँ पे गरीबी आ गई थी। अब आता है, देखिए, एक हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। तो इटली की प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। इटली का जो खुद का प्रिंसली स्टेट था वो था सार्डिनिया और पीडमोंट, यानी कि पीडमोंट सार्डिनिया इटली का खुद का स्टेट था। नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन। ये देखिए पूरा का पूरा ना इटली का मैप है यहाँ पर। ये जो पूरा मैप है ना, ये इटली का है, ठीक है। तो जो नॉर्थ वाला जो पार्ट था, ये वाला पूरा नॉर्थ वाला पार्ट था, वो था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। तो हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसका इधर वाला ये वाला जो पार्ट था वो इटली के खुद के सार्डिनिया पीडमोंट, मतलब जो इटली के ही राजा था उसके अंडर था। सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप। सेंटर वाला इलाका जो था वो पोप, यानी कि जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं क्रिश्चियनिटी के, पोप, उनके द्वारा रूल किया जाता था सेंटर वाला इलाका। और नीचे वाला जो साउथ वाला था वो थे बर्बन किंग ऑफ स्पेन। जो बर्बन साम्राज्य था ना स्पेन का, उसके अंडर था। तो किस तरीके फिर क्या हुआ, गज़ेपे मज़ीनी हैड sought to put together a coherent program for unification of Italy Republic। तो गज़ेपे मज़ीनी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा इटली के यूनिफिकेशन में। ही ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो एक यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी जो है इन्होंने बनाई थी। चीफ मिनिस्टर कूवर ऑफ सार्डिनिया। तो सार्डिनिया जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कूवर थे, वो भी काफ़ी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी थी। पीडमोंट लीड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन। तो पीडमोंट सार्डिनिया है ना, जो चीफ मिनिस्टर से कूवर हो गया, एक कूवर का नाम आता है, एक मज़ीनी का नाम आता है और एक गरबाल्दी। ये तीन लोग जो थे इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था इटली की यूनिफिकेशन में। उन्होंने साउथ इटली में मार्च किया और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जो है वो यूनिफाई कर दिया और उनको जीत लिया लोकल पीजेंट्स की मदद से। सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव द स्पेन रूलर्स। तो देखिए, ये स्पेन थे ना, ये टू सिसिलीज थी, इस पर स्पेन का इलाका था, राज था, तो इसको हटा दिया। विक्टर इमैनुअल बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वॉज डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ इटली। फिर फाइनली मज़ीनी और कूवर और गरिबाल्दी, इन सब के एफर्ट्स की वजह से जो है इटली आज़ाद हो गया और इटली की जो कैपिटल है वो रोम बनी और विक्टर इमैनुअल जो है वो इसके राजा बने, ठीक है। अब देखो आगे, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में। ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट थे, स्कॉटलैंड, ठीक है, और इंग्लैंड, नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, ये तो अलग ही देश है अब, है, ठीक है। तो ये वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड, इनसे मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो इंग्लैंड एंट्रेंटेड एज अ नेशन। द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज टेकन ओवर बाय इंग्लिश पार्लियामेंट। 1688 के टाइम पर ही मोनार्की की, यानी कि राजा की, रानी की पावर काफ़ी ज़्यादा एक चुनी हुई सरकार के हाथ में आ गई थी। एक्ट ऑफ यूनियन वॉज फॉर्म्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बाय द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन क्या आया था, एक्ट
ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आया था। स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड इन ऑल रिस्पेक्ट, तो स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया और आयरलैंड हो गया, वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड इन ऑल रिस्पेक्ट, तो स्कॉटलैंड ये ऊपर वाला है ना, और आयरलैंड ये पूरी तरीके से हर तरीके से इसका इंग्लैंड का ये वाले पार्ट का इन दोनों पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्यूशन लेड बाय वुल्फ टोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा मिला दिया गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू फोर्ज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी डालने के लिए जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने किस तरीके से काम किया था, तो कैसे लोगों में एकता की भावना आई थी। थ्रू द आइडियाज़ ऑफ ला पेट्रे एंड ला सिटियोन, ला पेट्रे कि भाई आप जो है पेट्रियट हो, ये देश आपका है, ला सिटियोन आप इस देश के नागरिक हो, ट्राइक एक फ्लैग लेकर के आए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा पेट्रियोटिज्म की भावना आई थी लोगों में। कंपोजिशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ हिम्स एंड कोमेमोरेशन ऑफ मार्टियर्स, तो मार्टियर्स यानी कि जो लोग जो मर रहे थे है ना, जो शहीद हो रहे थे, वो मार्टियर्स होते हैं ना, शहीद जो लोग होते हैं, उनके बारे में उनकी अच्छी मतलब कहानियाँ बताई जाती थी, हिम्स गाने गाए जाते थे कि भाई देश को आज़ाद मतलब मोनार्की से छुटकारा दिलवाना है देश को और हम लोग एक हैं, इसकी पूरी आइडेंटिटी वहाँ पे आई थी। फॉर्मुलेटिंग यूनिफॉर्म लॉज फॉर सिटीजन, तो सिटीजन के सारे बिल्कुल सेम जैसे लॉज होंगे, तो कलेक्टिव आइडेंटिटी आई थी उनमें कि हम सब एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के बाद क्या क्या हुआ था, तो देखिए बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। तो जो बर्बन डायनेस्टी थी ना, जो बिस्किट आप खाते हैं ना बर्बन, तो वो बर्बन डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी जो है वो फ्रांस में फिर से आ गई थी। अ नंबर ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस की बाउंड्री पे काफ़ी सारे जो है स्टेट्स बसा दिए गए थे। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, तो प्रशिया जो एक एरिया था, ठीक है, प्रशिया का रीजन, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज मिल गई थी, इलाके मिल गए थे। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोर्टलैंड। तो वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया को काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया था, रशिया को पोलैंड वाला पार्ट मिल गया था। तो ये थी ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस। वाई 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। वही देखिए पॉपुलेशन बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा जा रहे थे, प्राइस मतलब एक गांव से छोड़ कर के लोग शहरों में काम ढूंढने जा रहे थे बट मिल नहीं रहा था, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशंस थी पीजेंट्स की, तो ये सारे प्रॉब्लम थे। हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो ब्रिटेन में जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री है वो बाकी सारे इलाकों से यूरोप के कैसे अलग है, तो देखिए इन ब्रिटेन द एथनिक ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट एंड आयरिश हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो इंग्लिश, ठीक है, 4 टाइप के मेनली लोग रहते हैं इंग्लैंड में, एक इंग्लिश, एक वेल्श, ठीक है, और एक है स्कॉट और एक है आयरिश, तो उनका अपना अलग कल्चर है बिल्कुल। इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। तो इंग्लिश पार्लियामेंट यानी कि लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार ने मोनार्की से राजा से पावर ले ली थी 1688 में। द एक्ट ऑफ यूनियन मेड स्कॉटलैंड टू कम अंडर इंग्लैंड। तो स्कॉटलैंड अब एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इंग्लैंड के अंदर आ गया था। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। आयरलैंड को ज़बरदस्ती 1801 में जो है इंग्लैंड के अंदर ले लिया गया था। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। तो जो इनका ये यूनियन जैक फ्लैग होता है ना ऐसे करके अंग्रेज़ों का, ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को है ना, नेशनल एंथम को पूरी जगह थोपा गया बाकी सब पर। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं देखिए इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी, वो है व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड के लिए दूसरा नाम क्या है, राइट एनी 4 चेंजेस बॉट बाय दिस। तो नेपोलियनिक कोड क्या है, उसके लिए दूसरा नाम क्या है और उसमें क्या 4 बदलाव लेकर के आए गए थे। तो द नेपोलियनिक कोड ऑल्सो नोन एज सिविल कोड्स ऑफ 1804। तो इसको नेपोलियनिक कोड का दूसरा नाम क्या है, सिविल कोड्स ऑफ 1804। ये आप लोग को याद रखना है, सिविल कोड ऑफ 1804 जो है दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड का। डिड अवे विद प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो बर्थ के आधार पर कोई राजा है, कोई महाराजा, उसके बच्चों को ये अधिकार होंगे, ये सब खत्म कर दिए थे नेपोलियन ने। एस्टैब्लिश इक्वालिटी, सब बराबर हैं। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी है और तुम्हारा इस पे हक है, कोई तुमसे नहीं लेगा, ये राइट टू प्रॉपर्टी भी नेपोलियन ने दे दिया था। सिंप्लीफाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था कि कौन काम क्या करेगा वो सही तरीके से हो गया था। फ्यूडल यानी कि भाई लैंड जो है वो एक ही इंसान का है, जमींदार टाइप वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म के आइडियाज़ क्या थे कि भाई फ्रीडम हो इंडिविजुअल को, एक इंसान को आज़ादी हो, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ,
कानून के सामने सब बराबर हों। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब गवर्नमेंट जो बने वो कैसे बने कि भाई सबकी डेमोक्रेसी टाइप का, है ना। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब एक ही इंसान का राज चलेगा, ये नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ मार्केट, जो भी व्यापार करना चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन की हमें डिफरेंट स्टेजेस बतानी है। तो ऑटो वन बिस्मार्क, बिस्मार्क को कहा जाता है फादर ऑफ यूनिफिकेशन इन जर्मनी, ठीक है। जर्मनी वॉज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल स्टेट बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। तो जर्मनी पहले बहुत ही छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था अपने इकट्ठा, यूनिफिकेशन होने से पहले। यूनिफिकेशन का मतलब होता है जुड़ करके आ जाने से पहले बहुत सारे थे, ठीक है, फिर ये एक ही साथ मिल गए। The liberal initiative to nation building failed and was taken over by Prussian Empire. Otto von Bismarck was the chief architect of German unification. तो chief architect कहा जाता है Otto von Bismarck को German unification का, ये नाम तो आप लोगों ने याद रखना ही है। Liberal initiative to nation building लिए गए कि भाई नेशन को सही से आगे खड़ा करना है। He led वॉर्स, 3 वॉर्स हुई थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और फिर प्रशिया की विक्ट्री हो गई थी। और 1871 में प्रशियन किंग जो थे विलियम फर्स्ट, वो जर्मनी के पूरे एम्परर बन गए थे। तो ये ठीक है, जर्मन यूनिफिकेशन आ गया। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। 18th सेंचुरी के टाइम पे जो है इटली वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था, ऑफ विच सार्डिनिया पीडमोंट वर अंडर प्रिंसली स्टेट। तो सार्डिनिया पीडमोंट जो थे वही सिर्फ इटली के राजा के अंडर थे, बाकी सब दूसरे देशों के। नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रिया के अंडर था, सेंटर पोप रूल कर रहा था, और साउथ में स्पेन था। फिर मेन लीडर जो थे विक्टर इमैनुअल II ऑफ सार्डिनिया, चीफ मिनिस्टर कॉन्ट कूवर मजीनी, है ना, गरिबाल्दी, इन्होंने और इनिशिएटिव लिया और फिर पूरा यूनिफिकेशन हो गया था। ये तो मैंने आपको समझा दिया था ना। अब ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन बाल्कन इशू। बाल्कन इशू क्या था? तो बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग ऑफ रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेजेगोविना, स्लोवेनिया और सर्बिया, मोंटेनीग्रो, जो सारे के सारे इन बहुत सारे देश हैं उसमें यूरोप में, इन सबको मिलकर के बाल्कन कहा जाता है। टिल द लास्ट 19th सेंचुरी इट वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर। तो 19th सेंचुरी तक तो ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। फिर जब ऑटोमन एम्पायर टूट गया, एन एमर्जेंस ऑफ रोमन नेशनलिज्म मेड दिस रीजन लैंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, बट फिर जब ये जो है रोमांटिक नेशनलिज्म पर जब नेशनलिज्म आया तो भाई बाल्कनाइजेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन छोटे छोटे देशों में झगड़े होने लगे। बाल्कन नेशन ट्राई टू कैप्चर मोर टेरिटरीज फॉर नेबरिंग प्लेसेस। तो अपने आसपास के इलाके सारे के सारे बाल्कन नेशन सोचने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हड़प लें। तो काफ़ी ज़्यादा राइवलरी हो गई थी रशिया और जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, मतलब बहुत ज़्यादा जंगें हुई थी, और बाल्कनाइजेशन की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली कन्वीन्ड, वाई डिड इट फेल। तो फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली क्यों बुलाई गई थी और वो फेल क्यों हुई? तो देखिए, इट वॉज कन्वीन्ड इन 1848। तो फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली 1848 में बुलाई गई थी। सारे के सारे ये जर्मन नेशनल असेंबली थी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इट वॉज ड्राफ्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में बात करी जा रही थी कि भाई इसमें मोनार्की हेड होगी, मतलब हेड जो होगा वो राजा होगा। इट फेल्ड बिकॉज किंग ऑफ प्रशिया जॉइंट अदर मोनार्क्स हु वर अगेंस्ट पार्लियामेंट। तो बाकी मोनार्क्स राजा जो थे वो तो कह रहे थे कि भाई हम पार्लियामेंट नहीं बनवाएंगे। तो पार्लियामेंट जो है वो मिडिल क्लास से डोमिनेटेड थी, वर्कर्स, आर्टिस्ट वगैरह की भी इसमें बातें रखी जाती, तो राजा ने मना कर दिया था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो मतलब ज़्यादा चल नहीं पाई थी और फेल हो गई थी, क्योंकि जो राजा वगैरह थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे, हम नहीं मान रहे इसकी बातें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू।